एक समय था जब मैंने अपनी कज़न को खो दिया था और मेरी दादी का भी निधन हो गया था। मैं इमोशनल रूप से टूट गई थी। मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन तभी डायग्नोस हुआ था। जब मैंने दवा लेनी शुरू की तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ज़ॉम्बी में बदल गई हूँ। मुझे काम पर जाने से नफ़रत होने लगी। फिर बाद में सोशल मीडिया ने भी मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मैंने एक शो में एक एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया था, जिसके बाद मुझे सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स मिले। इन सब का मुझ पर असर पड़ा। करीब 1 साल पहले यानी 2021 में तुनिशा शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू देते हुए ये सब बताया था। 2018 के आसपास वह इस फेज से गुजर रही थी और अब 24 दिसंबर 2022 को खबर आई कि अलीबाबा फेम एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली। तुनिशा शर्मा अपने शो की शूटिंग कर रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने को स्टार और एक्स बॉयफ्रेंड शेजान खान के मेकअप रूम में कदम उठाया। तुनिशा की डेथ के बाद उनकी मां वनीता शर्मा का बयान सामने आया। वनीता ने शेजान खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इसके बाद एक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 306 के अंतर्गत शेजान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस ने शेजान को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल शेजान से पूछताछ चल रही है। तुनिशा 20 साल की थीं। उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? यह सवाल पुलिस और परिवार वालों से लेकर उनके फैंस यानी बहुत से लोगों के मन में चल रहा है। इसके अलावा इस केस से जुड़ी और भी तमाम चीजें चर्चा के केंद्र में हैं। इन पर खूब बहसबाजी हो रही है, बयानबाजी भी। साथ ही दब रहे हैं कई जरूरी पहलू। भारत में विमेन सुसाइड रेट से लेकर मेंटल हेल्थ, सुसाइड लॉस से लेकर प्रॉब्लमैटिक सोशल मीडिया रिएक्शंस, इन एस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुसाइड बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है। इससे जुड़े केसेस को जिस तरह का ट्रीटमेंट हम देते आए हैं वो साफ तौर पर इस विषय के प्रति हमारी इग्नोरेंस को दिखाता है, जो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका ज़नाना रिपब्लिक में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तुनिशा सुसाइड केस के बारे में और इससे जुड़े उन तमाम पहलुओं पर भी जिन पर बात की जानी बेहद ज़रूरी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा। प्रीति, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जिस तरह की बातें, जिस तरह की बहसबाजी, बयानबाजी इस पूरे केस को लेकर चल रही है, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, उसे आप कैसे देख रही हैं? बार बार हो रहा है, जब भी इस तरह का कोई केस आता है इसी तरह की बयानबाजी और बहसबाजी चलती है। इसमें 2 तर्क हैं मुझे लगता है इस केस में। मैं पर्सनली बात करूँगी तो सबका अपना ओपिनियन होता है। एज अ जर्नलिस्ट इसमें एक तर्क है जो लव जिहाद का एंगल बाहर लेके आ रहा है, बार बार बोल रहा है, क्योंकि इसमें अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हुई है वो एक हिंदू समाज से हैं। जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे, जिनके 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ, वो एक मुस्लिम समाज से हैं। तो वो लव जिहाद का एंगल एक पूरा एक तबका है जो हमारे समाज में, वो इमिडिएटली उसको लेके आता है। मुझे नहीं लगता हमको उस एंगल से देखना चाहिए। मुझे दूसरा इसका एक और एंगल है देवांशी, जो बहुत, जैसे हमारे न्यूज रूम में भी इसमें बहुत बहस होती है कि क्या शेजान जो अब जेल में है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, उनकी कस्टडी और एक्सटेंड कर दी गई है 30 दिसंबर तक, बिना कोई सुसाइड लेटर के, क्योंकि जो तुनिशा है वो उसने कोई सुसाइड लेटर नहीं छोड़ा है। जिस बिना पर शेजान जेल में है वो तुनिशा की मदर का आरोप है कि उन्होंने उनकी बेटी को चीट किया, कि वो किसी और के साथ उनका अफेयर था। ये मदर का ओपिनियन है और इसीलिए जो उनकी बेटी थी उसका इस्तेमाल हुआ। वो बहुत वो इमोशनली नहीं डील कर पाई कि कि ये उसको चीट कर रहा था। जहां तक मुझे लगता है वही था, वही तक कंट्रोवर्सी थी। तो क्या ये हमें भी सोचना चाहिए कि हाँ, आपको कभी भी किसी रिलेशनशिप में चीट नहीं करना चाहिए, ये मॉरली रॉन्ग है, पर यह क्या क्रिमिनल है? ये क्या क्रिमिनली रॉन्ग है? क्या अबेटमेंट टू सुसाइड है? क्या शेजान को इस बात पर जेल में होना चाहिए? मुझे पर्सनली एक और चीज लगती है जो बहुतों को नहीं लगती होगी। मुझे लगता है कि जब आप 20 साल के होते हैं, आप बहुत छोटी उम्र होती है, बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत इंप्रेशनेबल होते हैं, जो आप जैसे आप वर्ल्ड व्यू जो आपका होता है जी,
उस वक्त अगर आप किसी से जो आपसे 8 साल बड़े हैं उनसे आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से देवांशी, जो गलती है शहजान की वहां तक सीमित है कि शहजान, गलती भी क्या है मान सकते हैं, बहुत लोगों की रिलेशनशिप होती है जहां पे बहुत ज्यादा एज डिफरेंस होता है, पर ये एक ऐसी एज होती है जब आप 20 साल के होते हैं और आपकी रिलेशनशिप किसी 8 साल से ज्यादा की होती है तो उसमें मैच्योरिटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है ये एक गलती थी शहजान की, आपको ये रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे लगता है। पर क्रिमिनल नहीं है। और अगर तुनिशा एंजाइटी प्रोन थी, डिप्रेशन प्रोन थी, जो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी बोला है, खुद ही उसने एक बार इंटरव्यू में बोला है कि वो प्रोन है। जब आप एंजाइटी प्रोन होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि आप थोड़े अनफिट होते हैं till the time you make yourself stronger emotionally, till the time you are mentally fit. I don't think you should be in a relationship. आपको रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चाहे हम इसको जिस बयान से देखें, इतना बुरा हुआ है इस लड़की के साथ, पर ऐसा भी होता है तुनिशा, हम ये कहीं ना भूलें कि अगर कोई अनफिट है मेंटली और इमोशनली, रहना एक रिलेशनशिप में उस पर्सन के साथ भी बहुत भारी होता है, कभी कभार इमोशनली अब्यूजिव भी होता है उनके पार्टनर के लिए, क्योंकि वो इमोशनली मेंटली अनस्टेबल होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि कैसे डील करना है सिचुएशंस। तो मुझे ये थोड़ा केस बहुत ग्रे लगता है। मुझे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर हमने रिया पे सब कुछ, सारा पुथा उस पे खोल दिया था, सब ब्लेम उस पे कर दिया था कि रिया की गलती है, सुसाइड हुआ, सब कुछ उसकी गलती है। यहाँ मुझे लग रहा है शहजान कुछ वैसे उस दायरे में आ गए हैं कि हम उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत गलत किया उन्होंने, चलिए उनके मल्टीपल अफेयर्स रहे होंगे और उन्होंने चीट किया होगा तुनिशा पे, मॉरली रॉन्ग है क्या ये, क्रिमिनली रॉन्ग है क्या, इसको आप अबेटमेंट टू सुसाइड बोल सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं बोल सकते हैं। प्रीति, मैं इसी पर मेरा अगली बात भी थी कि जो 306 धारा लगती है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, कई केसेस आते हैं मेरे पास। 2 एग्जाम्पल्स हैं कि एक एग्जाम्पल है, अगस्त इसी साल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल देते हुए एक्यूज्ड को किसी केस में, भले ही सुसाइड केस में पत्नी ने नाम लिखा था, एब्यूसिव लैंग्वेज भी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसको हम बेसिस नहीं मान सकते सुसाइड का और हम इनको सजा नहीं दे सकते। ऊपर से जो एनसीआरबी का डेटा कहता है आत्महत्या के मामलों में जहां पीड़ित महिलाएं थीं, सजा की दर 20% है। मान लीजिए कोई एक्यूज जो है उसको सजा मिल भी जाती है, तो ये बहुत ही डाइसी सिचुएशन होता है। इसको पूरा आप कैसे देखती हैं कि सुसाइडल केस में किस तरह की चीज़ें होती हैं? अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद आता हो, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो। देखिए, बहुत सारे अगर देखें, जो अगर किसी ने सुसाइड किया है देवांशी, और इफ दे हैव डाइड बाय सुसाइड, तो फिर अगर उनका एक लेटर, सुसाइड लेटर अगर बरामद होता है या कोई सुसाइड नोट बरामद होता है, तो ये इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस माना जाता है। ये आप उसके बिना पर अबेटमेंट टू सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली आप इसको डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे, जिसने ये लेटर लिखा है। तो आपको वो जो ओनस होता है वो लीगली जिस पे अबेटमेंट का चार्ज होता है उस पे हो जाता है कि उसको प्रूव करना होता है कि उसने ये मतलब पुश नहीं किया किसी को सुसाइड की तरफ। बहुत ही थिन लाइन, बहुत थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है। पर इस केस में सुसाइड लेटर भी नहीं है, क्योंकि मदर के हिसाब से कि ये सुसाइड अबेटमेंट का चार्ज है। क्यों? क्या इन्वेस्टिगेशन बिना अबेटमेंट के नहीं, मतलब अरेस्ट के नहीं हो सकती थी? क्योंकि ऐसा नहीं है, तुनिशा ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी, जैसा केस आपने बोला है कि उसमें चाहे पूरा डिटेल, चाहे पति का नाम भी हो, पर वो बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूव करना, क्योंकि जो डिफेंस होता है वो कह सकता है कि उनका मानसिक संतुलन उस वक्त ठीक नहीं था जब उन्होंने ये लिख दिया। तो आप कैसे किसी को बोल सकते हैं? पर अगर सुसाइड नोट होता है तो जी हाँ, इट बिकम्स लाइक अ डाइंग डिक्लेरेशन, चाहे मर्डर चार्ज ना हो, पर अबेटमेंट टू सुसाइड फिर वो ओनस बन जाता है जिस पे अबेटमेंट सुसाइड चार्ज है कि वो प्रूव करे कि उसने ये अबेट नहीं किया है। एक और चीज आई थी इस पूरे केस में, ये तमाम अपडेट्स आ रही थी और पुलिस के मुताबिक जब शहजान से पूछताछ हुई तो शहजान ने ये बताया कि श्रद्धा मर्डर केस के बाद से वो काफ़ी टेंशन में था, इसलिए उसने तुनिशा से कहा कि वो एक मुस्लिम है और तुनिशा हिंदू है। तुनिशा की उम्र भी वजह थी, वो काफ़ी छोटी थी, इसलिए उम्र और धर्म का हवाला देते हुए उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया।
प्रीति, बहुत सारे कपल्स अभी भी होंगे जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को अलग रखकर साथ में रह रहे होंगे। जैसे श्रद्धा मर्डर केस आता है और जिस तरह की पूरी तमाम चीज़ें चलती हैं एक रिलीजियस एंगल को लेकर, तो क्या वो डर बैठ रहा होगा इससे? जैसे पता चलता है, भले ये सच हो, इसकी सच्चाई तो बाद में सामने आएगी कि क्या था क्या नहीं था, इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, लेकिन तमाम कपल्स होंगे जो अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटीज रखते होंगे, तो जैसा माहौल पूरा अभी इस टाइम चल रहा है, उनसे डरने की जरूरत है उन लोगों को? उनके मन में क्या इस तरह का डर पनप रहा होगा? पर वो डर पहले ही बैठ चुका है देवांशी, क्योंकि अगर हम देखें जो श्रद्धा और आफताब मर्डर केस है, घिनौना है, हत्यारा है, सब कुछ है मान लीजिए, पर क्योंकि वो मुस्लिम है इसीलिए ये कांड हुआ है, ये हमारे व्यूअर्स को भी सोचना होगा, क्योंकि उसके बाद 6 और कांड वैसे ही हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम ने ही किए हैं हिंदू के खिलाफ, वो हिंदू ने हिंदू के खिलाफ किए हैं, मुस्लिम ने मुस्लिम के खिलाफ किए हैं। ये मुझे लगता है मानसिकता की से ज्यादा ताल्लुक रखता है और जो आपका धर्म है उससे कम। पर क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज में एक ऐसा पूरा तबका है जो कुछ पॉलिटिसाइज करता है, कुछ हालांकि बिलीव भी करता है कि ऐसा होता है। अब उससे वो इतना हाईलाइट हो गया है क्योंकि पॉलिटिक्स में इतना आगे आपने बढ़ा दिया है उसको। जब आपके बड़े बड़े नेता आफताब और श्रद्धा का नाम लेंगे तो आपके भी जहन में बैठेगा कि कुछ तो सच्चाई होगी। तो इससे जी हाँ, अगर आए दिन टीवी चैनलों पे, और मैं खुद भी कहूंगी कि मैं एक टीवी चैनल में होस्ट हूं, मैं खुद एक शो एंकर करती हूं, आए दिन अगर हम डिबेट करेंगे लव जिहाद, जहां पर कीवर्ड के तौर पर लव जिहाद एक ना बहुत आम वर्ड यूज हो गया है। अभी तक मुझे समझ भी नहीं है इसकी क्या डेफिनेशन है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इसी गवर्नमेंट ने, जिसके बहुत सारे स्पोक्स पर्सन आकर लव जिहाद को उठाते हैं, बोलते हैं कि लव जिहाद के नाम पर कानून बनना चाहिए, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट जब गवर्नमेंट से पूछा गया $0 के टाइम पर कि भाई लव जिहाद के कितने केसेस हुए हैं, क्या है लव जिहाद, तो इसी गवर्नमेंट ने बोला लव जिहाद का कोई चीज नहीं है, कोई केस नहीं है। ये पार्लियामेंट में ही बोला गया है। पर क्योंकि आए दिन ये डिबेट होते हैं, लोग देखते हैं, तो सबके जहन में बैठ गया है। छोटे छोटे शहरों में अगर आप लव जिहाद का नाम बोलें, लोगों को समझ में आ गया है कि लव जिहाद क्या है, कि मतलब अगर मुसलमान लड़का और एक मुसलमान लड़की को फुसलाकर उससे शादी करे, हिंदू लड़की को फुसलाकर उससे शादी करे, तो अगर हमने ही मतलब एट अ लॉन्ग एक्सटेंड इसके हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने भी इसको प्रोपोगेट किया है पॉपुलर कल्चर में। अगर मान ले, अगर आए दिन डिबेट होती है तो फैलेगा ही। तो जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं, उनको डर लगता है। मैं क्या बताऊं, मेरी ही एक फ्रेंड है और हम मुझे लगता है कि कहते हैं ना, यू कम फ्रॉम प्रिविलेज, हम एक ऐसे समाज से आते हैं कि थोड़ी प्रिविलेज है हमें कि हम अपने हिसाब से प्यार कर सकें, अपने हिसाब से शादी कर सकें। पर मेरी ही एक फ्रेंड थी कॉलेज से और मैं उनसे बात कर रही थी, तो वो अब एक्चुअली अगेन शी इज वांटिंग टू मैरी अ मुस्लिम मैन, और इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है कि आजकल के भाई रिलेटिव्स क्या कहेंगे, क्या होगा, और वैसा कोई ना उनपे कन्वर्जन का कोई प्रेशर है, ना उनके जिनसे वो शादी करना चाहते हैं उनपे फैमिलीज आर ओके, दे आर ओके, कोई कन्वर्जन का प्रेशर नहीं है। पर इन द लार्जर स्फीयर ऑफ थिंग्स आप इसको कैसे देखते हैं, ये आज का ही दौर तय कर रहा है। सोशल मीडिया पर आते हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आते हैं, हम हर चीज को उसी से जज कर लेते हैं कि कैसी लहर बन रही है, कैसी किसी चीज पर बात हो रही है। सोशल मीडिया पर ही मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी जो काफ़ी वायरल हो रही थी। तुनिशा शर्मा के एक इंटरव्यू का ये वीडियो था। 24 दिसंबर 2022, यानी वो तारीख जिस दिन तुनिशा की डेथ हुई, उससे कुछ ही दिन पहले शायद इसे रिकॉर्ड किया गया था। मैंने कमेंट सेक्शन चेक किए उसके, और हर कोई बस एक बात उन कमेंट्स में लिख रहा था कि तुनिशा तो इतनी खुश दिखाई दे रही थी, वो ऐसा कैसे कर सकती, वो तो ऐसा नहीं कर सकती। प्रीति, तुनिशा टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी और एक ग्लैम वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रेशर हमेशा होता है, जैसे इंस्टाग्राम पर भी, सोशल मीडिया पर भी, जब आप कैमरा फेस करते हैं कि आपको एक मुस्कुराहट रखनी है, तो कैसे ये सारी चीज़ें किसी को अफेक्ट कर सकती हैं मेंटली, इमोशनली, जैसे तुनिशा के साथ था भी
उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। और क्या ये महिलाओं को ज़्यादा अफेक्ट करता है कि इस तरह की इमेज बनाकर रखनी है, इस तरह की चीज़ें करनी है उन्हें लगातार? क्या मैं इसमें डिफर करती हूँ देवांशी, मुझे लगता है ये दोनों को ही, दोनों जो जेंडर है मेल और फीमेल को उतना ही इम्पैक्ट करता है। मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को ज़्यादा एक इमेज बना के रखनी पड़ती है अगर वो एक डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रही हैं, क्योंकि उतनी ही जो मेल हैं उनको भी बना के रखनी पड़ती है। और हमारे समाज में ये तय हो जाता है कि चलिए अगर महिलाएं आपके सामने फूट फूट के रो लें तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहता है, और अगर कोई जो मर्द है वो अगर डिप्रेस्ड है और वो रोने लगे तो बहुत सारी जगह हैं आप उसको इक्वेट करेंगे, अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, क्यों रो रहा है, हाँ, मतलब आप ये इमिडिएटली इक्वेट कर देंगे। मुझे इस बात में लगता है कि जो अपना जो आपके ट्रू इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना, मुझे एक्चुअली लगता है कि जो मेल हैं, जो मेन हैं, उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है हमारे समाज में। मेंटल हेल्थ पर बात भी नहीं होती, मेंस मेंटल हेल्थ पे इतनी बात नहीं होती है, मेंटल हेल्थ पे ही बहुत कम बात होती है। तो मुझे लगता है उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक सेट पैरामीटर है, एक सेट स्टीरियोटाइप अगर हम मान ले कि एक मोल्ड है कि इस मोल्ड में हमने महिलाओं को उतारा हुआ है, इस मोल्ड में हमने जो मर्द हैं, जो मेन हैं, उनको उतारा हुआ है, और अगर वो कुछ भी थोड़ा सा इन मोल्ड से डाइग्रेस हो जाते हैं तो आप इनको जज करते हैं, वो रिग्रेस डेफिनेशंस हमने बना, आप जज करने लग जाते हैं कि ये तो लड़की के जैसे रो रहा है, अरे तुम लड़के के जैसे क्यों इतना दबंग के जैसे मतलब बिहेव कर रही हो। तो ये मुझे लगता है ये इक्वल है। बट हाँ, अगर आप देखें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने भी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें हंस रहा था, बोल रहा था, और फिर दो दिन बाद हमने वो जो हादसा हुआ, इसमें भी वही है। ये बहुत एक्सट्रीम हादसे हैं, बहुत एक्सट्रीम है जब इन लोगों ने अपनी जान ले ली है। देवांशी, आप मेरी और अपनी बात करिए। बहुत बार होता है कि मैं और आप अभी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के साथ, उनको बता रहे हैं मेंटल हेल्थ क्या है, पर मुझे क्या पता अगर देवांशी एक पीरियड या एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही हैं कि इस शो के बाद जाकर ये बाथरूम में रोने ना लगे या घर में डिप्रेस्ड ना हो, इनकी क्या स्टोरी है। तो सबकी स्टोरी है, जैसे हमारे दर्शकों की स्टोरी है, आपकी भी स्टोरी होगी, सबकी है, और उसमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत बहुत जरूरी है, एज मच एज योर फिजिकल हेल्थ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी होता है ना प्रीति, जब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ तब हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर वो कीवर्ड बन जाता है। और आई थिंक यहाँ पर तो रिलीजियस फैक्टर ने ओवरपावर कर रखा है कि हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 2-4 लोग हैं जो शायद इस बारे में बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी कितना, जैसे प्रीति ने अभी बताया, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल सच हैं। क्या इंसान अंदर घुट घुट के जी रहा है, उसको चीज़ें तमाम समझ में नहीं आ रही, बात करना बहुत ज़रूरी है। और बात तभी होगी जब इस पूरे चीज़ को भी हम एक नॉर्मल चीज़ की तरह लेंगे, जैसे फिजिकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ भी वैसी ही है। प्रीति, आखिरी सवाल, NCRB का मैं एक डेटा देख रही थी, उसके मुताबिक 2021 में 45,026 भारतीय महिलाओं ने सुसाइड किया। इनमें 23,000 हाउसवाइफ्स थीं। 2018 में लैंसेट की भी एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया भर में फीमेल सुसाइड के हर 5 मामलों में से 2 भारत से आते हैं। लाइक 40% का रेट है। भारत से इतने केसेस आ रहे हैं, बहुत जगह तो रिपोर्ट भी नहीं होते। आप क्या वजह इसकी समझती हैं? पब्लिक हेल्थ क्राइसिस तक इसको बताया गया था कई एक्सपर्ट्स ने। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वही बात है देवांशी, क्योंकि मैं ना एक चुनाव कवर कर रही थी। हम मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश का चुनाव था 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ 2018 का चुनाव था आई थिंक मध्य प्रदेश का। और हम इंदौर से थोड़ा आगे गाँव की तरफ गए थे और वहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। और जो भी वजह रही होगी, पर उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वहाँ पर उन्होंने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोल दिया नेचुरल डेथ हुई है, और उसका क्रिमेशन कर दिया। आप एक शेम आ जाता है कि और मुझे उस वक्त बहुत, क्योंकि ना जब आप जाते हैं और आप ऐसी चीज़ें इमीडिएटली फेस करते हैं कि हम गांव में एक नॉर्मल इलेक्शन का शूट कर रहे थे, फिर सडनली थोड़ी हड़बड़ी हुई गांव में, क्योंकि हमने एक चौपाल बिठाया हुआ था, सब लोग भागे और एक घर में देखा कि इस लड़की ने अपने आप को अपनी जान ले ली है। और वहाँ पर एकदम से मीडिया को हमको बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया। सरपंच ने हमें बोला कि आप चले जाइए, और बाद में हमें पता चला कि उन्होंने नेचुरल डेथ कॉज बताकर आगे, क्योंकि उनको लगता है शेम है
कि एक शेम अटैच हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो आपने जो पूरे आंकड़े पढ़े महिलाओं के, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि हम खुद देखेंगे क्यों हो रहा है, क्योंकि वी आर पुटिंग आवर वुमेन थ्रू समथिंग और वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम देम दैट दे फील सो ऑप्रेस्ड, क्योंकि उनको इतना ऑप्रेशन लगता है, इतना डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि उनको कोई आउटलेट नहीं दिखता है कि वो इस मतलब दौर तक चली जाती हैं कि दे थिंक दैट द बेस्ट आउटलेट इज टू टेक देयर ओन लाइफ। और मुझे इसके लिए ना बस मुझे एक चीज मतलब थोड़ी सी मतलब फार फेच्ड है, पर मुझे लगता है कि जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे हमारी महिलाओं को, समथिंग वेरी स्मॉल बताती हूँ, जब तक आप उनको फाइनेंशियली इनेबल नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे आंकड़े बढ़ते रहेंगे। और ये लिंक मुझे लगता है इसीलिए है क्योंकि अ लॉट ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री, बहुत सारी महिलाएं लिव इन मैरिजेस, इन हाउस होल्ड्स, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उनको लगता है कि उनके पास अगर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा है कि वो अपना जाकर अपनी जिंदगी एक नए सिर से फिर शुरू कर सके, ऐसा ना उनके पास इमोशनल सपोर्ट होता है अपनी फैमिली से, क्योंकि एक बार 80% इंडिया उस इंडिया में रहता है जहां पर सोचा जाता है एक बार लड़की की शादी हो गई हमारा काम हो गया है। तो ना आप घर जा सकते हैं ना आप वहां रह सकते हैं, तो आपको लगता है आपके पास एक ही ऑप्शन है अगर बोलें तो, विच इज टू लीव, मतलब टू साइन आउट। होपलेसनेस इतनी ज्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये आपको एम्पावर करना पड़ेगा, फाइनेंशियली केपेबल बनाना पड़ेगा, और उससे मुझे लगता है लॉट, क्योंकि एक डिप्रेशन एंजाइटी होती है जो मानसिक तौर पे होती है, केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसमें आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हों, क्योंकि दीपिका पादुकोण खुद ही बोलती हैं और हम सारे बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इसको क्या डिप्रेशन होगा, शादी इतनी अच्छी लग रही है, अमीरों के चोचले भी कहा जाता है कि यही है, इनको ही डिप्रेशन होता है क्योंकि इतनी वो मतलब सक्सेसफुल हैं, शादी इतनी मतलब लविंग लगती है सबके साथ, जैसे रणबीर एक अच्छे घर से आती हैं, सब कुछ है, इनको क्यों डिप्रेशन होगा? तो होता है कभी कभार, क्योंकि एंजाइटी समटाइम्स इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और बहुत सारे आप देखेंगे फैक्टर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये एक केमिकल इम्बैलेंस होता है। पर एक जो दूसरा जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है आप में इज बिकॉज सर्कमस्टेंशियल, आपको कोई आउटलेट ही नहीं दिखता है, आपको लगता है आपके पास कोई और जरिया ही नहीं है और कोई और मतलब आउटलेट ही नहीं है और ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है हम एटलीस्ट उसको तो एड्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आप ज़नाना के इस एपिसोड में आई और आपने इतने विस्तार से तमाम ज़रूरी पहलुओं पर चर्चा की। अपने दर्शकों को भी बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।